क्यों मुस्लिम देश आज गरीब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम देश में से 45 देश आज गरीब हैं और बाकी के जो 12 देश हैं वो भी अपने तेल की वजह से ही अमीर हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस्लाम धर्म का यहाँ पर कोई लेना देना तो नहीं। आखिर ऐसा क्यों है कि अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जंगे मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन क्षेत्रों में ही हो रही है, जो की इस्लामिक क्षेत्र है। मसूल, डेमास्कस, बेरूट और न जाने कितने ऐसे मुस्लिम देश के राजधानी शहर हैं जो तबाह हो चुके हैं। अगर आप भुखमरी से पीड़ित देशों का भी लाइव मैप देखोगे तो सबसे ज्यादा भुखमरी इन्हीं मुस्लिम देशों में है। अब यूजुअली हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि वॉर से तंग आकर गरीबी से उठने के लिए, खुद को स्टेबल बनाने के लिए अक्सर देशवासी तानाशाही को हटाकर डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। पर इस्लामिक देशों के केस में यही डेमोक्रेसी की मांग इनका गरीब बनने का एक मेजर रीजन बन गया। अब डेमोक्रेसी से गरीबी सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा। जरा ये ग्राफ देखो। इस्लामिक कंट्रीज में जब भी डेमोक्रेसी की मांग उठी है उसके तुरंत बाद यमन, लीबिया, बहरीन, सीरिया, ऑलमोस्ट हर अरब कंट्री में एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला है। डेमोक्रेसी की ये कहानी शुरू होती है 17 दिसंबर 2010 से, जब मोहम्मद बा अजीजी नाम के एक क्रांतिकारी ने सरकारी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर खुद को आग से जलाकर मार डाला। अब 26 साल के मोहम्मद का आत्महत्या करना ट्यूनीशिया के सरकार के पॉलिटिक्स, करप्शन और अत्याचार के विद्रोह में एक क्रांति बन गया, जिसने पूरे अरब वर्ल्ड की आंखें खोल दी। लोग घबरा गए कि कहीं उनका कोई अपना मोहम्मद न बन जाए और इसलिए ट्यूनीशिया, यमन, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट हर मुस्लिम देश ने अपनी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी और इससे धीरे धीरे इस्लामिक देशों में प्रोटेस्ट होने लगे, जो कि कुछ ही दिनों में एक बड़ा क्रांति बन गया, जिसे 2010 में द अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। इस प्रोटेस्ट में लोगों की बस यही मांग थी कि उन्हें एक लोकतांत्रिक सरकार चाहिए जिससे वो खुद रूलिंग पार्टी को चुन सकें और उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले जिससे वो अपनी जिंदगी सुख शांति से जी सके। लोगों को उम्मीद थी कि द अरब स्प्रिंग उनके फ्यूचर को सिक्योर कर लेगा, लेकिन ट्यूनीशिया के अलावा डेमोक्रेसी की मांग के बाद हर देश की आवाम की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। डेमोक्रेसी की मांग के चलते इन देशों ने अपनी कई सदियां वॉर में ही गुजार दी, लेकिन फिर भी इन देशों में डिक्टेटरशिप हटने का नाम नहीं ले रही है, उल्टा और भी मजबूत हो गई। मिसाल के तौर पर यमन में द अरब स्प्रिंग के बाद सरकार बदली और सालेह को चुना गया, लेकिन अंत में हाउती ने जनता द्वारा चुने गए सालेह को मारकर यमन में दोबारा से वार शुरू कर दिया। और ऐसे ही कुछ देशों में सरकार आई भी, लेकिन वो सिर्फ नाम की सरकार थी। अब एक मिसाल ये है कि 2011 में लीबिया में डेमोक्रेसी की मांग करने पर मोहम्मद गद्दाफी की सरकार बनी, लेकिन वो सिर्फ नाम की सरकार थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ कोरिया है, जहां हर साल दिखाने के लिए इलेक्शन होते हैं, उसके बाद भी सरकार तो किम जोंग की ही बनती है। अब ऐसे भी कुछ देश थे जहां पे सरकार ही नहीं बनी। इसकी एक मिसाल है सीरिया। वहां पर अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी की मांग तो हुई, लेकिन गृह युद्ध और निरंतर उग्रवाद की वजह से आज तक यहाँ पर सरकार नहीं बनी। और तो और डेमोक्रेसी की आने की जगह पर इन देशों में तानाशाही और भी मजबूत होती चली गई। जिसके भी पास ज्यादा पावर था वो शासक बनता चला गया, मतलब जैसे चंगेज खान के जमाने में चलता था, जिसके पास पावर उसके पास सत्ता। जबकि उस जमाने में और आज के जमाने में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब चलते हैं तीसरे मैन फैक्टर की तरफ कि इस्लामिक देश इतने गरीब क्यों होते जा रहे हैं। तो धर्म एक जरिया है लोगों तक उनकी भलाई के कायदे और कानून को उनकी सहमति से लागू करवाने का। धर्म का मकसद ही होता है समाज की उन्नति और विकास, लेकिन धर्म के कई कायदे कानून समय समय के हिसाब से होते हैं। धर्म एक दूसरे को जोड़ के भी रखता है और आगे तरक्की का मार्ग भी दर्शाता है, लेकिन आज के टाइम में इस्लाम की सही व्याख्या खत्म हो गई है और लीडर्स डिक्टेटर बन चुके हैं। और इस वीडियो में बताए गए एक एक फैक्ट के अगेंस्ट लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। अब आप ये बात कमेंट में जरूर बताना कि इमाम हुसैन के टाइम पे डिक्टेटरशिप किसके हाथ में थी? यजीद के। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 1400 साल पहले जब इस्लाम की स्थापना हुई तब डिक्टेटर अबू जहल था कि नहीं? और डेमोक्रेसी प्रॉफिट मोहम्मद ने लाई थी या नहीं? बात गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में जवाब जरूर देना। और पीछे चलते हैं, प्रॉफिट मूसा के टाइम पे डिक्टेटरशिप किसके हाथ में थी? फिरौन के। डेमोक्रेसी किसने लाया? मूसा ने। और पीछे चलते हैं, प्रॉफिट इब्राहिम के टाइम पे डिक्टेटरशिप नमरूद के हाथ में थी और डेमोक्रेसी कौन लाया? इब्राहिम। लेकिन आज के टाइम पे अपने आप को मुस्लिम कहने वाला एक इंसान डेमोक्रेसी को ना मानकर डिक्टेटर बनता जा रहा है, सिर्फ इस डर से कि कहीं हमारा राज न चला जाए। जबकि जिन लोगों का वो राजा बन रहा है वो जनता भी इस्लाम को ही मानने वाली है। खैर, इन सब बातों में वक्त को बर्बाद न करते हुए वापस आते हैं टॉपिक पे। बैंकिंग सिस्टम और साइंटिफिक डेवलपमेंट, ये किसी भी कंट्री के ग्रोथ के दो मेजर पिलर्स होते हैं, लेकिन इस्लामिक देश के व्यक्तिगत कानून इसी पिलर्स के खिलाफ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम की, जो किसी भी देश का फाइनेंशियल बैकबोन होता है। आज के समय में
इस्लामिक कंट्रीज में बैंक लगभग है ही नहीं। ये देखो, सऊदी अरब में 4, बहरीन में 10 और यूएई में 7 और ट्यूनीशिया, सीरिया, यमन में तो बस 1 या 2 बैंक हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो अकेले ही इंडिया के पास इस्लामिक वर्ल्ड से ज्यादा मतलब 91 बैंक है। और इसके पीछे की वजह है इनका पर्सनल लॉ। शरिया लॉ के सूरा अल इमरान में 13 से 132 वर्सेज में लिखा हुआ है कि पैसों पर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना दोनों ही गुनाह है। अब बैंक्स क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी को लोन देते हैं और उसके बदले में कंपनी बैंक को इंटरेस्ट देती है और इससे कंपनी बिजनेस कर पाती है जो जॉब्स क्रिएट करता है, लोगों को प्रोडक्टिव और बिजी रखता है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करा के देश का विकास कराता है। इंटरेस्ट से मिले प्रॉफिट से बैंक का भी फायदा होता है जो फिर और पैसे पंप करती है बिजनेस इकोसिस्टम में और ये डेवलपमेंट का साइकिल चालू रहता है। अब इस पूरे इकोसिस्टम में बैंक का फायदा होना बहुत जरूरी है, लेकिन शरिया की पाबंदी की वजह से इस्लामिक कंट्रीज में बैंक्स एक अलग ही कॉन्सेप्ट में ऑपरेट करते हैं। हिस्सेदारी के आधार पर इसमें कंपनी जब भी इस्लामिक बैंक से लोन लेती है तो वो अपने कंपनी का कुछ प्रतिशत हिस्सा बैंक के नाम कर देती है, यानी उस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ही बैंक का भी प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यही कंपनी प्रॉफिट कमाने में फेल हो गई या बिजनेस डिफॉल्ट कर गया तो बैंक का भी लॉस होगा। अब ज्यादातर बिजनेस तो फेल ही होते हैं, तो बैंक आखिर लॉस क्यों उठाए? तो इससे तो बैंक का खुद का कैपिटल खत्म होने लगेगा और वो आगे सही बिजनेस को लोन नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से बैंक ही बंद हो जाएगा। इसी सिस्टम की वजह से 1997, 1998 और 2009 में 3 बड़े बैंक्स फेल हो चुके हैं और न जाने कितने ही फेल हुए बैंक्स का डेटा कभी बाहर ही नहीं आया। तो इन देशों में बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी पर्सनल लॉ को अपडेट नहीं किया जा रहा है। और आखिरी कमी जो इन देशों को गरीब बना रही है वो है इनका आज के मॉडर्न जमाने में भी एंटी साइंस होना। Scroll.in की रिपोर्ट के अनुसार कुछ इस्लामिक कंट्रीज में साइंस पढ़ाने पर बच्चे टीचर्स को काटने और मार देने की धमकियां देते हैं। जैसे इंडियन कॉलेजेस में कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, वैसे पाकिस्तान में एंटी साइंस स्टूडेंट ग्रुप होते हैं जो कि कट्टर साइंस विरोधी होते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उन्हीं लोगों का तो नुकसान हो रहा है। अब आप ही देखो कि साइंस की रिसर्च और डेवलपमेंट में ये देश कितने तरक्की कर रहे हैं। दुनिया की 27% मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी इनका साइंस के R&D में कंट्रीब्यूट सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। और इजराइल जैसा एक छोटा सा देश 2020 में अकेले ही 22,743 साइंटिफिक पब्लिकेशन करता है और ये सारी इस्लामिक कंट्रीज मिलकर मुश्किल से 10,000 साइंटिफिक पब्लिकेशन करती है। इस नोबेल प्राइज कमेटी के ऑफिशियल डेटा को देखना, यहूदी की तुलना में 120 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन यहूदी फिर भी 47 गुना ज्यादा नोबेल प्राइज जीत चुके हैं और ये जीत हुई है सिर्फ पिछले 100 सालों में। अगर इस्लाम का गोल्डन एज कभी आया था तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि सही इस्लामिक लीडर्स ने धर्म की सही प्रेरणा देकर साइंस और एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, न कि अपने राजपाट छिन जाने के डर से लोगों को अज्ञानता के अंधेरे में रखा। इसी मुद्दे पर पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने ट्रिब्यूट में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि करप्ट इस्लामिक लीडर्स अपनी दुकान बंद होने से डरते हैं और इसीलिए वो यूथ को साइंस और टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं, क्योंकि एक बार साइंस पढ़कर अगर बच्चों का एक्सप्रेशन बढ़ गया, उनकी बुद्धि खुल गई, तो वो हर चीज पर सवाल उठाएंगे। और ऐसा अगर हुआ तो करप्ट लीडर्स का लोगों को प्रोपेगेंडा के थ्रू कंट्रोल करके पावर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये इस्लाम धर्म में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि धर्म को जिस सिस्टम से चलाया जा रहा है, जो इंसानों ने बनाया है, उसमें प्रॉब्लम है। यही नहीं, ऐसी और भी बहुत सारी कमियां हैं जो मुस्लिम देशों को दिन पर दिन करीबी की तरफ धकेलती जा रही हैं।